अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट भी मूव हो गया सर्कुलर पाथ में, सारी चीज़ें बन रही हैं। अब हमारे पास नंबर नेक्स्ट क्या चीज़ आएगी। अब नंबर नेक्स्ट देखिएगा मेरे बच्चे इधर गौर से। अब मेरे पास नंबर नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो पता चल गई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देख लो। To keep an object move in a circular path at a constant force is called the centripetal force. एक कांस्टेंट फोर्स से ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में या कर्व पाथ में। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है, अ कार इज मूविंग ऑन द रोड, ठीक है। टायर एंड द रोड के जो दरमियान में जब वो टर्न जब ले रही होती है गाड़ी, तो हमारे पास एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रही होती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। बेटा 4 दफ़ा तो रिपीट कर चुका हूँ डेफिनेशन। टूवर्ड्स और इनवर्ड, इन टूवर्ड्स भी आप बोल सकते हैं, टूवर्ड्स द सेंटर अगर आप सेंटर की तरफ से देखेंगे, और इनवर्ड भी बोल सकते हैं कि अंदर की तरफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो टूवर्ड्स द सेंटर ज़्यादा वर्ड सही है। मैंने बेटा डेफिनेशन ये बताइए, टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये डेफिनेशन हाईलाइट भी है, आप लोग लिख भी सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन करनी है। अब हमारे पास पहले देखो फार्मूला होता था, अब हमारे पास इसका फार्मूला ख़त्म हो गया है। एफ फॉर फोर्स, सी फॉर सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम क्या था, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी क्या था, वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और आर क्या था, रेडियस। रेडियस जाहिर सी बात है, जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सेंटर से लेके जो सर्कुलर पाथ का जो कर्व शेप आ रहा है, दिस इज योर बेसिकली द रेडियस। तो ऑब्जेक्ट मूव होता है, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट पे देखें, ये इसके सम एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स नहीं आती छोड़ दें। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हमारे कोर्स से ख़त्म हो गया, अब नहीं है। अब हम लोग मूव करेंगे आज अपने पास पेपर के सेशन पर, ठीक है जी। पास पेपर का आज हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का। अभी मुझसे पूछ लें, जी हटा दिया है फार्मूला सिलेबस से, एफ इज़ इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर, अब नहीं है, फार्मूला डज नॉट। जी बेटा ये देखें, मैंने आपके सामने सिलेबस भी शो करवा दिया, नज़र आ रहा होगा आप लोगों के पास स्क्रीन पे। 5054 जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देना है 2025, ये उनके लिए है। जो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम देंगे, ये उनके लिए भी है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है डायनामिक्स, और ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये मुझे याद करवाइएगा, ये वाली मैं फ़ाइल ना शेयर भी कर दूँगा आप लोगों के साथ। ये देखें, मोशन हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस कर ली, एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम ग्राफ। ये देखें, इसके अंदर स्पीड टाइम ग्राफ, अंडर द टाइम graph to determine the distance traveled with the motion, speed, the constant acceleration, calculate the acceleration from the gradient of the speed time graph। स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू जो भी हमें एक्सेलरेशन निकालना था वो हमने देख लिया, फ्री फॉल देख लिया, ठीक है। इसमें ये देखो, ये सारी चीज़ें फार्मूलाज वगैरह जो भी हैं वो हमने सारा देख लिया। तो इसमें ना अब मर्ज कर दिया, पहले ये दोनों अलग अलग चैप्टर होते थे, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स अलग अलग था, लेकिन अब न्यू सिलेबस में आप लोगों का सेम कर दिया, एक ही पैटर्न पे सारी चीज़ें कर दी हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ये देखें, एक्सेलरेशन, फोर्सेस, ये वाली बात अभी हम लोगों ने क्या इसमें क्या किया, एफ इज़ इक्वल टू एम ई भी कर लिया, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, अप थ्रस्ट, ड्राइविंग फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सारी चीज़ें, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। फोर्स कैसे एक्ट हो रही है व्हेन वी आर द ड्रैग फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, फ्री फॉल, ठीक है। और इसके बाद रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, मैंने क्या बोला था, जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी आमना की और अरफा की, कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रही हैं और फिर एक डायरेक्शन में फिर फोर्सेस लगा रही हैं। फिर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं उसकी मैंने सारी एग्जांपल दी। फिर स्टेट द फोर्स एक्टिंग बाय एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और फिर रिकॉल द इक्वेशन एफ इज़ इक्वल टू एम ए हमने डिटेल में किया। न्यूटन थर्ड लॉ किया, ठीक है, इस वाले चैप्टर्स में।
न्यूटन थर्ड लॉ को हमने कंपेयर करवा दिया ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि बुलेट फायर की मैंने एक एग्जांपल दी थी। फिर ये देखें फ्रिक्शन का कंप्लीट टॉपिक आ गया, इसमें हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं कि फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या चीज़ हो रही होती है। तो यहाँ तक ये आप लोगों ने कर लिया है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात नहीं की, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। देखो सर्कुलर मोशन की हमने बात की, ठीक है, रेडियस के बारे में मैंने बता दिया, स्पीड के बारे में बता दिया। ये देखो F इज़ इक्वल टू mv² r इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एग्जामिनर ने साफ बोल दिया है कि आपको अब ये फार्मूला नहीं करना, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। इन शॉर्ट के फोर्स के बारे में जस्ट आपको पढ़ना है। अगर लेट सपोज एक और बात यहाँ पर अभी मैं सिखा दूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था स्टोन ही, और मैंने सर्कुलर पाथ में, अगर मैं सर्कुलर पाथ में यूँ फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा, फोर्स ज़्यादा लगाने से क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे आंसर बताएं, फोर्स ज़्यादा लगाने से क्या हो जाएगा। यस बेटा, IGCSE स्टूडेंट्स भी हैं मेरे साथ। बेटा सेम सिलेबस है मदार का, सेम सिलेबस है। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, मैंने फोर्स ज़्यादा लगा दी है, देन व्हाट हैपेंड इन द सर्कुलर मोशन, क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इंक्रीज़ हो जाएगी, वेरी गुड। आपके पास स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, स्पीड इज़ इंक्रीज। मोर फोर्स, देखो मोर फोर्स मोर स्पीड, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V, बट एट दैट पॉइंट मास एंड रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए बार बार। मास अगर आपने 5 kg रखा है तो वो 5 kg रहेगा। सेंटर से लेके एक जो सर्कुलर पाथ तक का डिस्टेंस है, लाइक रेडियस है 2 मीटर्स, तो वो 2 मीटर ही रहेगा। ये नहीं है कि कभी 2 मीटर हो रहा है, कभी 10 मीटर हो रहा है, कभी 11 मीटर हो रहा है, कभी 1 मीटर हो रहा है। नो, रेडियस और मास अगर फिक्स रहेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फोर्स के बढ़ने से स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, रेडियस था मेरे पास पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 5 रेडियस था, अब मैंने रेडियस कम कर दिया, ठीक है। वायर जो था मेरे पास पहले थ्रेड बड़ा था, अब मैंने थ्रेड छोटा ले लिया, थ्रेड छोटा लिया तो रेडियस क्या हो गया, 3 पर चला गया, 3 मीटर्स पे। ठीक है मेरे बच्चे, रेडियस क्या हुआ, 3 मीटर्स पे। रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा, रेडियस के डिक्रीज़ होने से हमारे पास स्पीड बढ़ती है। ये पॉइंट्स लिख लें, व्हेन द रेडियस इज़ डिक्रीजेस स्पीड इज़ इंक्रीजेस। ये दोनों कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास एंड द स्पीड इज़ कांस्टेंट। फोर्स इंक्रीज़ हो जाती है, फोर्स की बात हो रही है, ठीक है, फोर्स इज़ इंक्रीज। फोर्स जाहिर सी बात है ज़्यादा लगेगी, कम रेडियस है ना, फोर्स बढ़ जाएगी, फोर्स इज़ इंक्रीज। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन। अब मैंने मास बढ़ा दिया, पहले 5 kg था, अब मैंने लगा दिया 10 kg का मास लगा दिया। बेटा रुक जाओ, सबके आंसर्स देता हूँ, रुक जाओ। 10 kg का मास कर दिया। अब मेरे पास मास के बढ़ाने से, अब मुझे जाहिर सी बात है ज़्यादा मास है तो मुझे इसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना, ताकि वो मूव हो जाए। मोर मास मोर फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, ज़्यादा फोर्स क्या हो जाएगी, उस पर एक्ट हो जाएगी। अब जैसे मेरे बच्चे जब ज़्यादा फोर्स एक्ट होगी तब हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, गौर से देखिएगा क्लास, क्या हो जाएगा, एन इंक्रीज मास रिक्वायर्ड एन इंक्रीज फोर्स टू कीप द स्पीड एंड द रेडियस कांस्टेंट, ताकि स्पीड और इसका जो सेंटर का जो रेडियस है वो कैसा रहे, कांस्टेंट चलता रहे। उसके लिए क्या हो जाएगा, मास के बढ़ने से फोर्स भी बढ़ेगी डेफिनेटली। तो ये 3 बातें लाजमी आपने याद रखनी है, 3 सिनेरियोज़ लाजमी याद रखने जो कि आपके सिलेबस में है।
ठीक है, यहाँ तक मेरी बात सबको समझ आई है? किसी को कोई मसला? ऑल गुड एवरीवन? अगर मेरी आवाज़ लैग करेगी तो आप लोग डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें। हो सकता है आपके वाईफाई में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे पास से यहाँ से सब कुछ ओके है। बेटा जी कौन सी वाली बात को रिपीट कर दूँ? मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, यस। अच्छा, रेडियस वाली बात को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। सेकंड वाला पॉइंट, अगर मैंने रेडियस देखो पहले कितना था, 5 था, अब रेडियस कितना हो गया, 3 हो गया। रेडियस कम कर दिया, रेडियस के कम होने से जो फोर्स थी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेडियस डिक्रीज, द फोर्स इज इंक्रीजेज, दे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बट द कंडीशन इज दिस, मास एंड द स्पीड इज कांस्टेंट। मास और जो आपकी जो स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आएगी। ओके, is it clear to everyone? All good till now? The speed and the radius are always constant when the more force due to the more mass, right? Exactly, mass ज़्यादा है तो force आपने ज़्यादा लगा दी, ज़्यादा लगाने से स्पीड और रेडियस कांस्टेंट रहता रहेगा। जहाँ पर फोर्स आपने कम की वहाँ पे रेडियस भी चेंज हो जाएगा और इसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। जी बेटा बिल्कुल ठीक है जनाब, ये बातें आपको लाजमी याद रखनी है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं आपके पास पेपर के क्वेश्चंस पे। टेस्ट डेट नोट कर लें अपने पास। टेस्ट होगा आप लोगों का कमिंग वीक में। आज क्या तारीख है, आज है जनाब 22 और मंडे। कल क्लास नहीं होगी आप लोगों की, कल आप लोगों का प्रिपरेशन लीव है। वेडनेसडे को भी क्लास नहीं होगी, वेडनेसडे को भी प्रिपरेशन लीव है। थर्सडे को जनाब आप लोगों का टेस्ट है, थर्सडे को टेस्ट है इंशाल्लाह। थर्सडे को टेस्ट है अपने पास, नोट कर लें डायनामिक्स का। ईमान आप भी अपने पास नोट कर लें, थर्सडे को इनका टेस्ट लेना है डायनामिक्स का। टाइमिंग 9 बजे इंशाल्लाह, रात के 9 बजे, 9 से 10 1 घंटे का टेस्ट होगा। सुकून से करके सबमिट करवाना है आप लोगों ने। और प्लीज़ प्लीज़ टेस्ट अच्छे दें। जिनके लेस देन 25 मार्क्स आ रहे हैं ना 30 में से, वो अपने आप को फेल कंसीडर करें। मैं बता रहा हूँ ये कोई अच्छे मार्क्स नहीं है कि ये वाला सिलेबस आपने O1 में भी पढ़ा है, ठीक है, O2 में भी रिकॉल होता रहा है। अब आप लोग मेरे बच्चे अपेयरिंग ईयर में हो, O3 में हो, तो अभी भी अगर आप लोगों को ये बेसिक नहीं आती तो इसका मतलब है कि आप लोग ग्लास में पानी लो और उसमें डूब जाओ। ये बेसिक टेस्ट हैं आप लोगों के, और बेसिक में मुझे फुल मार्क्स चाहिए, लेस देन 25 फेल कंसीडर करें। और ये भी जो 5 मार्क्स का मैंने लेवरेज दे दिया है, ये भी पता नहीं कैसे मैंने बोल दिया, नहीं तो 28 होने चाहिए 30 में से एटलीस्ट। लेस देन 25 फेल है। और नेक्स्ट टेस्ट से जो आप लोगों को एक्सेल की फ़ाइल आती है, एक्सेल की फ़ाइल में हम लोग ग्रेड का भी डालेंगे ऑप्शन, और वहाँ पे फिर ग्रेडिंग पे फिर मैं यू मेंशन कर दिया करूँगा लेस देन 25 से। मेरे बच्चे प्रिपरेशन का ये तरीका है कि मैंने आपके साथ फ़ाइल शेयर की है, टॉपिक आपको क्लियर है, आपने जस्ट पास पेपर की बस प्रैक्टिस करनी है। और इसी में मार्किंग स्कीम भी मैंने दी हुई है, अपने आंसर्स को चेक करें। अगर आंसर सही नहीं आते, गलत आ रहे हैं,
ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला फिर आपको समझा दूंगा जहाँ पे मसला होगा। मेरे बच्चे थ्रू आउट द सेशन यही तरीका है प्रिपरेशन करने का। जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे प्रिपरेशन नहीं होगी। ट्राई करें, बेशक गलत करें यार, मैं तो बोलता हूँ गलत करो, टेस्ट से पहले पहले जितनी गलतियाँ करनी है करें आप लोग, लेकिन वो फिर मुझसे पूछ लें। टेस्ट में नो चांस, टेस्ट में मुझे फुल मार्क्स चाहिए। चलें जी, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट व्हाट इज मीन बाय द बैलेंस फोर्सेस। फिगर 2.1 shows a man pushing a heavy box with a force P, ठीक है, a frictional force F acts in a horizontal direction, the forces on the box are balanced and the box is stationary। दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं और ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ स्टेशनरी कंडीशन में। स्टेट व्हाट इज मीन बाय द बैलेंस फोर्सेस, जल्दी से बताएं क्या मतलब है। मरियम कहती हैं कि ऑल फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, और बाकी अवाम क्या कहती है। रिजल्टेंट फोर्सेस, वेरी गुड, इक्वल फोर्सेस, ऑपोजिट फोर्सेस आर इक्वल, वेरी गुड। फॉरवर्ड फोर्स एंड द बैकवर्ड फोर्स ये भी लिख सकते हैं, या बोथ फोर्सेस, फॉरवर्ड फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स आर सेम और आर बैलेंस, सो दैट्स वाई देयर इज, सो दैट्स वाई रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो। तो वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अपने पास लिख लें आंसर्स, वेरी गुड मेरे बच्चे। रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो, वेरी गुड। ऑपोजिट फोर्सेज आर सेम, फॉरवर्ड फोर्स एंड बैकवर्ड फोर्स ये वर्ड लिखेंगे जी, या फ्रिक्शनल फोर्स। यस बेटा, शान से बोलें। आपने रेस किया हैंड। द फ्रिक्शनल फोर्स इन फिगर 2.1 डज नॉट प्रोड्यूस एनी हीटिंग इफेक्ट। स्टेट व्हाट मस्ट हैपन फॉर द फ्रिक्शनल फोर्स टू प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ऐसा क्या होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन मोशन, ठीक है, मोशन में होगा। पुश आप हार्ड कर सकते हैं, ड्यू टू दिस द फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस एंड द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस सम हीट। बेटा वो तो फर्स्ट पार्ट में था ना, अब हम लोग सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे मोर फ्रिक्शन फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगी, वो तभी प्रोड्यूस होगी ना व्हेन यू अप्लाइड अ हार्डर फोर्स और अ मोर फोर्स, ठीक है, तभी प्रोड्यूस होगी। और जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी आपके पास हार्ड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इतना मूव नहीं कर रहा, ज़्यादा मोशन में नहीं है, तो कभी भी हार्ड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। स्लाइड ऑन द सरफेस, वेरी गुड, सही है, विद अ हार्डर फोर्स और अ मोर फोर्स अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, सही है। नंबर नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम being stationary, describe one other possible states of motion of the box when the forces are balanced। जी, state the motion of the box when the forces are balanced। कैसा होगा मोशन ऑफ द बॉक्स जब फोर्सेस सारी बैलेंस होंगी, तो जल्दी से मुझे बताएं। Apart from being stationary, describe one other possible states of the motion of the box when the forces are balanced। Gravitational force and the contact forces like the upward forces are balanced। क्योंकि ऑब्जेक्ट ने क्या बोला है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्टेशनरी, डिस्क्राइब वन अदर पॉसिबल स्टेट्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉक्स व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस। कब फोर्सेस बैलेंस होंगी, जब हमारे पास डाउनवर्ड लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स और जो अपवर्ड है हमारे पास कांस्टेंट फोर्स, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएं, कांस्टेंट मोशन से मूव कर रही होंगी, लाइक द कांस्टेंट स्पीड होगी।
कांस्टेंट स्पीड से जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो हमारे पास बैलेंस फोर्सेस एक्ट होना शुरू हो जाती हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या मतलब है? कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मतलब है इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी इज सेम, इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइक पहले कितनी थी? 5 स्पीड थी, फिर 10, फिर 15, 20, ऐसा इक्वल चेंज हो रहा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 देन सो ऑन। हर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? चेंज करता जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर द कांस्टेंट स्पीड। सो ये हाँ हॉरिजेंटली मूव करेगा ना, यस हॉरिजेंटली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर जाएगा। अब वो फॉरवर्ड जाए, बैकवर्ड जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, स्पीड आपके पास हॉरिजेंटल एंड द कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट कीजिएगा जल्दी से। जी क्या निकाला एक्सेलरेशन? नंबर फिलहाल बंद है। 0.6 मीटर्स पर सेकेंड, 0.60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। वेरी गुड मेरे बच्चे। अब देखें इसमें दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस को सबसे पहले आप माइनस करवा दें। सिंपल इज़ दैट एफ इज़ इक्वल टू एम ए मेरे बच्चे आप पुट कर देंगे, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, सो दैट योर आंसर इज़ 15। 100 में से 85 को आप माइनस करवा दें इस तरह से, ताकि वह आंसर बन जाता है 15 न्यूटन। मास कितना था? 25 kg। एक्सेलरेशन अब आपको निकाल रहे हैं, मल्टीप्लायर वहाँ पर ले जाके डिवाइड, आंसर है 0.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक कोई मसला? नंबर नेक्स्ट, फिगर 1.1 shows the direction of the four forces acting on a racing car as it travels in a horizontal straight। ठीक है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट में ट्रैवल कर रहे हैं। ये मुझे बता दें कौन कौन सी फोर्सेस हैं। ए वाली कौन सी फोर्स है? ए को छोड़ें, हाँ चलो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ए को मैं किससे मिलाऊँ? एक वाली फोर्स कौन सी होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स। वेरी गुड। कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज़ ऑन द अपवर्ड। बी फोर्स कौन सी है? ड्राइविंग फोर्स। सी फोर्स कौन सी है? सी फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेरी गुड। सी को आप मिला देंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ। डी फोर्स, द लास्ट फोर्स कौन सी है हमारे पास? बैकवर्ड फोर्स विच इज़ योर द फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज़ योर एक्सीलेंट। ठीक है, इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा हार्ड क्वेश्चंस हैं। चलें जनाब, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये वाला। द टेबल शोज़ द साइज ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार एट वन टाइम। फोर्स ए, फोर्स बी, फोर्स सी, फोर्स डी। ग्रेविटेशनल फोर्स फिक्स है विच इज़ 10 न्यूटन पर केजी। कैलकुलेट द मास ऑफ द कार। मास ऑफ द कार निकालना है। चलें जी, शाबाश, मास निकालें, शाबाश जल्दी से।
वेरी गुड, वेट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, W इज़ इक्वल टू mg। वेट है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट इज़ ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये बात हमेशा याद रखना, वेट इज़ ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो कौन सा डाउनवर्ड है? सी पर कितना आ रहा था हमारे पास? सी पर कितना आ रहा था? 8000। वेरी गुड, 8000 आपने लिख दिया। 10 न्यूटन पर केजी चल रहा था ये, डिवाइड है वहाँ ले जाके, मल्टीप्लाई है वहाँ ले जाके डिवाइड, ये ज़ीरो से कैंसिल, तो मास कितना आ गया? 800 kg. So that your mass is 800 kg. Is it clear? Very good, very good. The resultant force on the car. Yes, resultant force. नेट फोर्स को भी हम रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, जब दो फोर्सेस हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपके पास उसको हम जब माइनस करवाते हैं तो उसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी बेटा जी बोलते हैं। जल्दी से बताएं रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 400 भैया कैसे? फॉरवर्ड फोर्स माइनस द बैकवर्ड फोर्स। वेरी गुड, तो फॉरवर्ड फोर्स क्या था हमारे पास? B था, बैकवर्ड फोर्स क्या था? D था। B एंड D, ये रहा B, ये रहा D, दोनों को माइनस करवा दो। 1000 माइनस 600, योर आंसर इज़ 400 न्यूटन। ये कहलाता है F नेट। F नेट का और F रिजल्टेंट का मतलब सेम है, परेशान मत होना, ठीक है? इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन मेरे बच्चे निकालें, एक्सेलरेशन ऑफ द कार 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। F इज इक्वल टू ma लगा दिया, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाय 800 कर देंगे क्योंकि मास तो सेम है, क्योंकि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होता है ना बेटा F रिजल्टेंट निकालने के लिए, इस वजह से। अब हमने क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? कितना ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेट किया। तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करवा देंगे 400, तो 400 की फोर्स से ऑब्जेक्ट ने आगे एक्सेलरेट किया, तो F इज इक्वल टू ma लगा दें। 400 ये आ गया एज इट इज़। अब मास तो पूरे कार का है ना ये, ठीक है, मास ऑफ द कार का मास तो सेम रहेगा, वो क्या आ जाएगा? 800 kg। एक्सेलरेशन का ए एज इट इज़, ये मल्टीप्लाई है वहाँ ले जाके डिवाइड, सो दैट योर आंसर इज़ 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। कैलकुलेट करके देख लें। जस्ट बेटा मरियम, इज़ इट क्लियर? ओके गुड। नंबर नेक्स्ट, another time the car is traveling at speed u, it then accelerate for 5 seconds। 5 seconds के लिए उसने accelerate किया with an acceleration of 1.6 meters per second square and reaches a speed of 20 meters per second। और कितनी स्पीड पर पहुंच गया? 20 meters per second की स्पीड पर पहुंच गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, शाबाश जल्दी से निकालें। एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा दें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ओवर द टाइम लाइक v माइनस u ओवर t। एक्सेलरेशन कितना था? 1.6। v कितना था हमारे पास? v कहाँ है भाई हमारे पास? रीचेज आ स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड इनवर्स माइनस u, टाइम कितना था? 5 सेकेंड्स। 5 डिवाइड है वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पे प्लस में वहाँ पे ले जाके माइनस में हो जाएगा। इनका क्या आंसर आया? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप इसको जब सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे ले जाके माइनस में एक आंसर आ रहा होगा और ये माइनस u होगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होके u की क्या वैल्यू आ जाएगी? 12 मीटर्स पर सेकेंड इनवर्स। और आप इसको 12 मीटर्स पर सेकेंड यूँ भी लिख सकते हैं,
और यूँ भी लिख सकते हैं 12 मीटर्स पर सेकेंड इनवर्स। दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। यस, इज़ इट क्लियर? ये वाला पॉइंट सबको समझ आ गया? किसी को कोई इशू? यस बेटा, फातिमा, शहीर, अरफा का मैसेज आ गया, उबैद और ईमान का आ गया। और कौन रह गया भाई? मदार का, मरियम, और जिनके मैंने नाम नहीं लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सबसे मैं पूछ रहा हूँ बार बार, सबको समझ आ गया? वेरी गुड। राबेल अगर हैं क्लास में, राबेल को समझ आ गया? चलो यार एक और कर लेते हैं, वैसे मैं तो ख़त्म करने लगा था। छोटा सा सवाल है एक पेज का, ये भी कर लेते हैं। A car of mass 800 kg is traveling at a speed of 25 meters per second along a straight horizontal road. State how velocity differs from speed. Yes. कैसे दोनों differs हैं, जल्दी से मुझे बता दें। How velocity differs from speed. Very good. Speed has only magnitude, whereas velocity have the magnitude and the direction. आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। स्पीड इज़ एन स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज वेलोसिटी इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब नंबर नेक्स्ट है मेरे पास, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मुझे निकालनी है। एक्सेलरेशन मेरे पास है, मेरे पास स्पीड भी है। शाबाश, जल्दी से निकालें फोर्स, कैलकुलेट करें फोर्स जल्दी से। 1200 न्यूटन, आप लोग कहते हैं 1200 न्यूटन, मैं कहता हूँ मैं कैलकुलेट करूँगा। F इज़ इक्वल टू ma। फोर्स निकालना है। मास कितना था मेरे पास? मास तो है ही नहीं। अब क्या करोगे आप? सबसे पहले अब आपको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले आपको मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, मास जैसे ही मैंने मिस्टेक कर रहा हूँ, मास कैलकुलेट करने फ़ौरन भाग जाऊँ। मेरे पास लास्ट ईयर बच्चों ने यूँ किया है। आपने ये सिनेरियो पढ़ना है, ये देखो एग्जामिनर ने दे दिया है मास 800, जो कि स्टार्ट में दिया, यही कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। यस बेटा, वेरी गुड, इट इज़ गिवन, वेरी गुड। तो कितना है ये? 800। एक्सेलरेशन कितना था? 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। सॉल्व कर दें फ़ौरन। फोर्स कितना आ गया हमारे पास? 1200 न्यूटन, ठीक है। तो सिनेरियो को भी कंसीडर करना है। ये स्टेटमेंट कोई मजाक करने के लिए उन्होंने नहीं दी हुई, इस स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा काम होता है। लास्ट पार्ट है आज की, नहीं सेकंड लास्ट पार्ट है आज की क्लास का, जल्दी से देखें। एक्सप्लेन वाई द फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यू टू द इंजन इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू इन बी। द वैल्यू इन B1, ये रहा B1, इसकी वैल्यू कैसे आ रही है? ग्रेटर आ रही है। फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यू टू द इंजन इज ग्रेटर देन द वैल्यू इन B1। B1 की वैल्यू से जो कार के जो इंजन फोर्स है वो ग्रेटर है, क्यों? Forward force must be greater as compared to the backward force or the drag force, due to which the car is moving easily on the surface of the road, ठीक है। resistance is more, no बेटा resistance कहाँ से आ गई? resistance और जो drag force है वो कम होगी, और हमारे पास जो forward जो force होती है वो ज़्यादा होगी, तभी तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ईजिली मूव कर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। एग्जैक्टली, इंजन फोर्स इजीली क्या कर देगा? उसको ओवरकम कर देगा फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग फोर्स को। सो ड्यू टू दिस इट मूव्स इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार 4 सेकेंड्स आफ्टर इट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट। स्पीड ऑफ द कार निकालनी है 4 सेकेंड्स के बाद। शाबाश, जल्दी से निकाल दें।
डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार 4 seconds after it starts to accelerate. Okay. सबने सॉल्व कर लिया है या सॉल्व करवा दें? सबने कर लिए। 31 मीटर्स पर सेकंड इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट मेरे बच्चे। इजी सा क्वेश्चन था ये, इजी सा पार्ट था इसका। ठीक है, जिसको आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। सो ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब आप लोग डायरेक्ट टेस्ट देंगे इंशाल्लाह। टेस्ट इज़ ऑन थर्सडे, अपने पास नोट कर लें और ये वाले क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी। मेरे बच्चे एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, v-u/t से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जिसको अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं अवेलेबल हूँ। जिसको नहीं है वो लीव कर सकता है। ठीक है मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।